गैंगस्टर अनिल दुजाना यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अनिल दुजाना जो कि जमानत पर बाहर आया था, आखिर कौन था अनिल दुजाना और क्या था उसका आपराधिक इतिहास, आइए जानते हैं। हाल ही में यूपी में 65 माफियाओं की लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में ग्रेटर नोएडा के बदमाश अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। कुछ समय पहले वो तिहाड़ से जमानत पर बाहर आया था, पर गैंगस्टर अनिल दुजाना की जमानत पर मुक्ति मौत की तरफ ले गई। यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में दुजाना को मार दिया गया। जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने जयचंद प्रधान मर्डर केस में उनकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह में 2 मुकदमे दर्ज किए। दुजाना की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस की स्पेशल सेल टीम और एसटीएफ टीम लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान 7 टीमों ने 20 से भी ज्यादा स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। अनिल दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में लगभग 50 हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि केस दर्ज है। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फे सुंदर डाकू के नाम से भी जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल ही एनसीआर में खौफ था। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी दुजाना गांव का है अनिल नागर उर्फे अनिल दुजाना। पुलिस रिकॉर्ड में 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में इसके खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना पर दायर की गई याचिका पर फैसला आया है। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाईकोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे। बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता के पीके शाही पटना हाईकोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे। अब नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बिहार में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था। दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होना था। पहले चरण में मकानों की गिनती हो गई थी। दूसरे चरण में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर लोगों की जाति के अलावा उनके आर्थिक ब्यौरे की जानकारी जुटा रहे थे। तभी एक याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा। फिलहाल कोर्ट से यह निर्णय आने के बाद कहीं न कहीं नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब 3 जुलाई के बाद देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि जाति आधारित गणना में लोगों की जाति के साथ साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। यह उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को जाति गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था कि जातीय गणना कराना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। इस गणना का उद्देश्य क्या है? क्या इसे लेकर कोई कानून भी बनाया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है? सरकार की ओर से कोर्ट में महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा था कि जन कल्याण की योजना के लिए गणना कराई जा रही है और इसी गणना से सरकार को गरीबों के लिए नीतियां बनाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। तो एनसीपी नेता शरद पवार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में साल 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन करने की इच्छुक थी, लेकिन उसके अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का कोई समझौता नहीं हो सकता है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक शरद पवार ने विमोचित अपनी संशोधित जीवनी लोक माझे संगाती में यह भी स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता थी, तब एनसीपी और बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई थी। पवार की संशोधित जीवनी में 2015 के बाद की घटनाओं पर रोशनी डाली गई है। पवार ने लिखा है, बीजेपी ने यहां संभावना टटोलनी शुरू कर दी थी कि क्या एनसीपी के साथ गठबंधन की कोई संभावना हो सकती है, लेकिन मैं इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था। यहाँ सिर्फ बीजेपी की इच्छा थी और बीजेपी के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों दलों के चुनिंदा नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। उन्होंने कहा, चूंकि एनसीपी की दिलचस्पी कम थी, इसलिए उसने बीजेपी के साथ नहीं जाने का फैसला किया और बीजेपी को ये साफ साफ बताना जरूरी था। पवार ने अपनी किताब को लिखा है। इसी के अनुरूप उन्होंने
इसी के अनुरूप उन्होंने नवंबर 2019 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और विधायक प्रियंक खड़गे को निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर कारण बताओ नोटिस थमाया है। बता दें कि प्रियंक खड़गे ने पीएम मोदी के लिए नालायक शब्द का उपयोग किया था। मल्लिकार्जुन का बयान, इसके बाद उसके बेटे प्रियंक खड़गे का बयान, राजनीति में विवादित बोल चर्चा का विषय बन जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने प्रधानमंत्री के लिए विवादित शब्द का प्रयोग किया, अब उसको नोटिस दिया गया है। वहीं इसी के साथ चुनाव आयोग ने बीजेपी विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल को भी सोनिया गांधी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर कारण बताओ नोटिस दिया है। बसनगौड़ा बीजेपी के स्टार प्रचारक है। हाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए जहरीला सांप शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बसनगौड़ा ने सोनिया गांधी के लिए विष कन्या शब्द का इस्तेमाल किया था और कथित तौर पर उन्हें चीन और पाकिस्तान की एजेंट बताया था। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रियंक खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए नालायक वाले बयान पर नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके इस बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। प्रियंक खड़गे को चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि प्रियंक के विवादित निवेदन के बाद बीजेपी ने प्रियंक खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। तकरार के बीच सचिन पायलट ने अपना नरम रुख दिखाया है। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमे के बीच गुटबाजी चल रही है। हालांकि राजनीतिक रस्साकसी के बीच भी सचिन पायलट सीएम गहलोत का जन्मदिन नहीं भूले। पायलट ने ट्विटर के जरिए सीएम अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत बुधवार को 72 साल के हुए। उधर सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में कहा, सीएम अशोक गहलोत को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। पायलट ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गहलोत द्वारा कार्यवाही नहीं करने के विरोध में कुछ दिन पहले ही एक दिन का धरना दिया था, जबकि गहलोत भी पायलट को निकम्मा और नकारा कह चुके हैं। हालांकि हाल ही में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम गहलोत ने पायलट के साथ अपने मन मुटाव को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हर पार्टी और हर राज्य में आपस में थोड़ा बहुत मन मुटाव होता है। राजस्थान बीजेपी में जो मन मुटाव है वह कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी के भीतर चल रहे मतभेद के सवाल पर बीजेपी की कमियां गिनाने लगे। दरअसल सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के सरकार पर यह आरोप लगा चुके हैं कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि बुधवार रात दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई धक्का मुक्की में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। शराब के नशे में होने के आरोपों पर पुलिस ने जवाब दिया है। यौन शोषण के आरोपों के तहत भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के साथ बुधवार की रात दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई पुलिस की कथित झड़प में 5 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया है कि बुधवार रात जंतर मंतर पर कोई पुलिसकर्मी शराब के नशे में नहीं था। पुलिस ने कहा कि मौके पर पर्याप्त संख्या में महिला कर्मी भी तैनात थी। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। दूसरी ओर पहलवानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और एक रेसलर के सिर पर चोट भी आई। इससे पहले दिन में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता स्वाति मालीवाल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बताया कि घटना के वक्त पुलिस वाले नशे में थे। 2 पहलवान राहुल यादव और दुष्यंत फोगाट घायल हो गए थे। फोगाट को भी सिर में चोट आई। बता दें कि बुधवार रात करीब 11 बजे पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच कथित झड़प हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पहलवानों के लिए फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे थे। पहलवानों ने दावा किया कि पुलिस ने परिसर में फोल्डिंग बेड लाने से मना कर दिया और उनके साथ अभद्रता से पेश आई। बाद में पुलिस की ओर से बयान दिया गया था कि मामले में पहलवानों के साथ मामूली कहासुनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एक फैसले ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हलचल मचाकर रख दी है। उनके रिटायरमेंट के ऐलान के बाद से ही एनसीपी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे। वहीं अब शरद पवार ने एक बड़ा दांव चलते हुए अपने इस्तीफे पर सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा है, जिससे एक नई चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों को बाल ठाकरे का चैप्टर याद आने लगा है, जब उन्होंने शिवसेना से अपना इस्तीफा दिया था।
कहा जा रहा है कि शरद पवार 2 कदम पीछे हटकर कोई बड़ा वार करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि सियासी शतरंज के बादशाह शरद पवार की अगली चाल क्या हो सकती है। यूं तो सियासी जगत में शरद पवार को लेकर कहा जाता है कि उनकी अगली चाल का पता लगा पाना काफी मुश्किल है। शरद पवार का हर फैसला उनकी सियासी गणित का ही एक हिस्सा होता है। अब पार्टी में मचे घमासान के बीच उनके रिटायरमेंट के ऐलान को भी इसी का एक हिस्सा माना जाता है। एनसीपी में पिछले कुछ हफ्तों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। शरद पवार के भतीजे अजित पवार का बीजेपी की तरफ झुकाव लगातार बढ़ रहा था और वो इसके लिए शरद पवार पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि बिना शरद पवार के पार्टी विधायकों को हाईजैक करना अजित पवार के बस की बात नहीं थी। ये 2019 में साबित हो चुका था। अब अजित पवार ने रातों रात पाला बदल दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि शरद पवार पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि वो एनडीए गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ जाने पर फैसला ले, लेकिन पवार इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद से ही पार्टी में उथल पुथल मची थी, जिसके बाद शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट वाला दाव चल दिया। हाल की स्थिति में एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनकी इस्तीफे का विरोध किया और कहा कि एनसीपी का मतलब ही शरद पवार है, इसीलिए उन्हें अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। छगन भुजबल जैसे नेताओं ने कहा कि पार्टी को आपकी जरूरत है, इसलिए आपका ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, पवार के ऐलान के बाद से ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे शरद पवार की सियासी ताकत खुलकर सबके सामने आ गई है। अब शरद पवार की सियासी चाल को कई नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि शरद पवार ने पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ये बड़ा दांव चला है। हो सकता है कि शरद पवार पार्टी में उठ रहे विरोधी सुर को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हो। नए अध्यक्ष को लेकर पैदा विवाद और उनकी इस्तीफे के विरोध के बाद वो अपना फैसला पलट सकते हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार ने ये इमोशनल कार्ड पार्टी को फिर से एकजुट करने के लिए खेला है। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि एनसीपी महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन से अलग हो सकती है, जिसके लिए ये पूरी कवायद हुई हो और शरद पवार किसी और के हाथों ये सब करवाना चाह रहे हो। हाल ही में शरद पवार के रूटी पलटने वाले बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आगे बात करें तो तमिलनाडु में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डीएमके सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व को भी अपनाना शुरू कर दिया है। क्या है बीजेपी को तमिलनाडु में हराने के लिए डीएमके सरकार की रणनीति, देखते इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डीएमके सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व को भी अपनाना शुरू कर दिया है। एमके स्टालिन की डीएमके सरकार ने राज्य के करीब 100 प्रमुख मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता देने का शुरू कर दिया है। इन मंदिरों में कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भी शामिल है। राज्य के इन 100 मंदिरों में रोजाना कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करते हैं। डीएमके सरकार ने लगभग 3000 मंदिर संचालित स्कूलों में मध्याह्न भोजन भी शुरू कर दिया है। इन स्कूलों के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। इससे पहले राज्य सरकार 2 साल में 44 वाइनरी को 4500 एकड़ जमीन दे चुकी है। इन जमीनों की औसत कीमत 4200 करोड़ रुपए तक जाती है। साथ ही पहली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2.6% वोट मिले थे। विधानसभा में बीजेपी के भी 4 विधायक हैं। डीएमके चिंतित है क्योंकि 2022 के स्थानीय स्वशासन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 5.41% हो गया है और बीजेपी के 308 उम्मीदवार जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कहावत है कि किसी एक का शौक दूसरे का उत्सव हो जाता है। यह कहावत भारतीय विमानन क्षेत्र में चरितार्थ होती दिख रही है। बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाने वाला भारतीय विमानन क्षेत्र फिर से एक एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की मौत का गवाह बन रहा है। कंपनी का राहत पाने का अंतिम उपाय भी व्यर्थ जाता दिख रहा है। ऐसे में इस संकट से टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया को लाभ मिल सकता है। किफायती विमानन सेवा देने वाली कंपनी गो फर्स्ट राहत पाने के अंतिम उपाय के तहत एनसीएलटी के पास गई थी। कंपनी ने एनसीएलटी के पास खुद ही इंसॉल्वेंसी की अपील दायर करते हुए कर्जदाताओं, विमान लीज पर देने वालों और ईंधन आपूर्ति करने वालों आदि से राहत की मांग की थी। एनसीएलटी ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि सुनवाई के दौरान एनसीएलटी की पीठ के संकेत गो फर्स्ट के लिए निराशाजनक रही। पीठ ने साफ कहा कि आईबीसी के तहत अंतरिम तौर पर मॉरेटोरियम का कोई प्रावधान नहीं है। अगर ट्रिब्यूनल याचिका को स्वीकार करती है तो सिर्फ एब्सोल्यूट मॉरेटोरियम का प्रावधान है। गो फर्स्ट के कोलैप्स होने से उसके कर्मचारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गो फर्स्ट के साथ अभी करीब 5000 लोग काम कर रहे थे। इसमें पायलट एवं कैप्टन समेत चालक दल के अन्य तमाम सदस्य शामिल है। अब ये लोग एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस संकट से टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया को खासा फायदा हो सकता है।
क्योंकि यह कंपनी अपने पायलटों के साथ जारी विवाद के बीच बेड़े में हो रहे विस्तार के लिए नई भर्तियां कर रही है। एयर इंडिया ने हाल ही में विमानों का भारी भरकम ऑर्डर दिया है। टाटा समूह की कंपनी अपने बेड़े में करीब 500 विमानों को शामिल करने वाली है। इससे कंपनी को बड़े पैमाने पर पायलटों, कैप्टनों समेत कैबिन एवं क्रू मेंबर की जरूरत होगी। कंपनी पहले ही इन पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर चुकी है। एयर इंडिया के विज्ञापन के अनुसार उसे अभी अपने बेड़े में संचालन के लिए 1000 से ज्यादा पायलट की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।